प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उस पावन धरती से 24 का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं जहां से उन्होंने सबसे पहले 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और फिर जीत का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ मानो अश्वमेध का विजयी घोड़ा। एक बार फिर पीएम मोदी काशी में चुनावी अभियान को धार देने के लिए चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने वाले हैं। दरअसल वाराणसी के वाजिदपुर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है और इस दौरान काशी को पीएम मोदी 12,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। साथ ही प्रबुद्धजनों के साथ पीएम मोदी बैठक भी करेंगे। इतना ही नहीं, टिफिन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। साथ ही पीएम मोदी की नजर पूर्वांचल में लोकसभा की 13 सीटों पर भी है और इसे साधने की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उस सियासी मैदान पर कदम रखने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जहां क्लीन स्वीप का लक्ष्य है और जहां से रास्ता दिल्ली की गद्दी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जिसके पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा उस लिहाज से भी खास है क्योंकि एक बार फिर वो 24 के चुनाव में काशी से ही विरोधियों को जवाब देने वाले हैं और वाराणसी मॉडल को 2024 के पटल पर रखने वाले हैं। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई तैयारियों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाजिदपुर के उस जनसभा स्थल पर हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। तो जनसभा स्थल में कहां आके जनता बैठेगी, क्या सीट अरेंजमेंट रहेगा, कहां से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होगा, ये तमाम सारे जो बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर देखा है। दरअसल वाराणसी के वाजिदपुर में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे, जबकि इसी जनसभा स्थल से पीएम मोदी काशी को 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। जनसभा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग पीएम टिफिन बैठक में चुनावी मंत्र भी देंगे। वाराणसी में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर स्पेशल 51 टीम बनाई गई है। इन टीमों को विभिन्न जगहों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी जब वाराणसी आएंगे तो जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते दिखेंगे। यानी 24 में विपक्षी एकजुटता को चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी पूर्वांचल साधने की तैयारी में है। लोकसभा की 13 सीटों पर खास नजर है। हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की तैयारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा गया। यानी जब पीएम मोदी वाराणसी से चुनावी शंखनाद करेंगे तो नजर उन 13 सीटों पर ही रहेगी, जिसे जीतना मतलब क्लीन करने जैसा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की तैयारियों पर खुद सीएम योगी की नजर है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ और चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने के दावों पर अब संग्राम छिड़ गया है। शिवपाल यादव और ओपी राजभर आमने सामने हैं और जुबानी जंग चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा है कि ओपी राजभर कैसे नेता है जनता जानती है। इस पर राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश खुद शिवपाल को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। फिर जब शिवपाल ने राजभर और बीजेपी में सांठगांठ की बात कही तो राजभर ने शिवपाल को सदन के अंदर वाली बात याद दिलाई, जिसमें अखिलेश ने शिवपाल यादव को लेकर बयान दिया था और दोनों के बीच ये लड़ाई चुनावी दुकान और चैलेंज तक पहुंच गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे दोनों नेताओं में वार पलटवार शुरू हुआ है।
महाराष्ट्र की तर्ज पर समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ और खुद शिवपाल के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। शिवपाल यादव और राजभर आमने सामने आ गए हैं और बात चैलेंज तक पहुंच गई है। जहां शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर में घेरने का दावा किया, तो राजभर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को हिला देने वाला बयान दे डाला। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। राजभर डरने वाला नहीं होता है। ये महाराजा सुहेल देव राजभर का वंशज है। कल तक तो वो बी टीम के अखिलेश जी, वो नहीं कि बी टीम कहता ना कि हमें कहत रहा। उनसे पूछेगा कि अखिलेश जी क्या बयान दे रहे थे आपके विषय में, किसके साथ बता रहे थे। सदन के अंदर अखिलेश जी ने बोला था, बाहर नहीं। हम भी सदन में थे। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग उस वक्त शुरू हुई जब 24 के चुनावी मौसम में पतझड़ हो रही है और दावे वादों का बाजार गर्म है। खासकर उन नेताओं को लपेटे में लिया जा रहा है जो कभी अपनों से रूठे रहे, तो उन नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो मजबूत डाल पकड़ने के लिए बेताब हैं। और वही दो चेहरे अब आमने सामने हैं। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। उनको जाना चाहिए, आजा चले जाते। अरे चुनाव 27 में होगा, 24 का तो लड़के देख लें। जीत लें गाजीपुर, जीत लें बलिया, जीत लें आजमगढ़, जीत लें लालगंज, जीत लें अम्बेडकर नगर, जीत लें उधर महाराजगंज है, बांसगांव है, गोरखपुर है, जीत लें बस्ती, संत कबीर नगर, सब जीत कहने लेते हैं। चले जाएं, छोड़ दें उधर सब लोग, जो परिवार के 7-8 लोग लड़ना चाहते हैं उधर लड़ा लें, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल नहीं है भैया मेरे। शिवपाल कहते हैं कि कई बार कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया, लेकिन शिवपाल ठहरे, उन्हें हिला पाना मुमकिन नहीं। और फिर बात पूर्वांचल तक पहुंच गई, क्योंकि घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ में राजभर जिसके साथ भी रहेंगे उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसी दम पर राजभर समाजवादी पार्टी को चुनौती देते रहे हैं। साथ ही राजभर का आक्रामक रूप इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजभर एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी और एसबी-एसपी में गठबंधन की फिर चर्चा। ओपी राजभर ब्रजेश पाठक के करीबी में से एक। एनडीए में जाने पर राजभर की लग सकती है लॉटरी। योगी सरकार में राजभर को मंत्री बनाए जाने की अटकलें, यानी राजभर 2024 के लिहाज से अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और शिवपाल से जुबानी जंग भी उसी ओर इशारा कर रही है। साथ ही राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि बीजेपी से राजभर की बात लगभग बन चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय शीर्ष पर है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में है और इनसे आकर्षित होकर के कई पार्टियां, कई अन्य नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आकर्षित हैं, लेकिन इसका उचित निर्णय भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं। तो क्या शिवपाल यादव और ओपी राजभर की लड़ाई दोनों दलों के लिए पूर्वांचल में चढ़ाई है या फिर महाराष्ट्र में फूट और टूट की हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है? तो फिर पिक्चर कैसी होगी? न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट। 24 से पहले बीजेपी कई बड़े बदलाव करने वाली है और इसी बीच ये भी खबर है कि बीजेपी अब उन सांसदों का टिकट काटने वाली है जो पार्टी गाइडलाइन से इतर बयानबाजी करते रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाते रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम वरुण गांधी का है, जिसे बीजेपी 2024 से पहले जोर का झटका दे सकती है। दरअसल बीजेपी पीलीभीत में उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है।
पीलीभीत में बीजेपी ओबीसी फेस को इस बार मौका दे सकती है, जिससे वरुण गांधी को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रम से भी इन दिनों दूर रहे हैं। कई बार तो पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी वो जा चुके हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि वरुण गांधी की जगह किसी और को टिकट मिलने वाला है। पीलीभीत से क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है? क्या वरुण गांधी का पत्ता कटने वाला है? ये सवाल इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में उठने लगे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत में पार्टी ने ओबीसी समाज के एक लोकप्रिय विधायक को यहां से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। अब बीजेपी की ये रणनीति वरुण गांधी के लिए भारी पड़ सकती है। वरुण गांधी महाजनसंपर्क अभियान में पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे, ऐसा पार्टी के सूत्रों का मानना है। यही नहीं, पार्टी की जो रिपोर्ट है उसमें महाजनसंपर्क अभियान में वरुण गांधी किसी भी अभियान में शामिल नहीं हुए। तमाम जो कार्यक्रम थे उनमें वो उनकी मौजूदगी नहीं रही। यही नहीं, जो बीते निकाय चुनाव हुए उसमें भी वरुण गांधी पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे। अब एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को लेकर उनकी सीट पर अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन वो लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी से उन्हें किनारे करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल वरुण गांधी भी शायद मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर वे पिछले कुछ समय से लगातार बयान दे रहे हैं। यहां तक कि वरुण गांधी 9 साल पर महाजनसंपर्क अभियान के आयोजन से भी दूर रहे। अब पार्टी वरुण गांधी की जगह दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है, और इस बात पर मोहर तब और लग जाती है जब बीजेपी के बड़े नेता वरुण गांधी के सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं। वित्तीय सांसद जी भी कार्यक्रम से दूर है बीजेपी से, कहीं 2024 में नुकसान होगा? मंत्री जी, वित्तीय सांसद जी भी कार्यक्रम से दूर है बीजेपी से, कहीं 2024 में नुकसान होगा? मंत्री जी। खैर, जब पार्टी ने अंदर खाने फैसला कर ही लिया है, तो ऐसे में सवाल अब ये भी उठ रहा है कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का अगला फैसला क्या होगा? क्या अखिलेश यादव इस मौके को भुना पाएंगे, या फिर वरुण गांधी किसी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को भी इसी लिहाज से देखा जा रहा है, जहां उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। और माना जा रहा है कि यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर भी चर्चा हुई है। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट में बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो वहीं शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ाने की भी बात है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा और पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। और इस ड्राफ्ट को 14 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में एक कानून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब देश में सबके लिए एक समान कानून होगा, और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार, क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पशुपालन मंत्री को उत्तराखंड की योजनाओं और वहां के विकास कार्यों से अवगत कराया, और साथ ही कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दरमियान उन्होंने यूसीसी को लेकर तैयार ड्राफ्ट की भी जानकारी साझा की, और साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी को कैसे लागू करना है, तमाम विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर संसद में बिल पेश कर सकती है। उधर उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है।
देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर सुबह होते ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। पीएम साहब देखिए, क्योंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों के सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD है। जानकारी है कि जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात कही है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी 14 जुलाई तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनने वाला है। यूसीसी की दमक उत्तराखंड में सुनाई देने लगी है और देवभूमि भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन विरोध करने वालों को धामी के मंत्री आईना भी दिखा रहे हैं। आजकल एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है जो नागरिक संहिता का बिल है उस पर काफ़ी कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लेकर नज़ीर बनने जा रहा है। ये जन भावनाओं के अनुरूप हम ला रहे हैं और इसमें सब लोगों का हित भी रखे जाएंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी इस पे बैठकें होंगी, काफ़ी सब लोगों के गिरेबास जो उन लोगों के थे वो सुने गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ड्राफ्ट पढ़ना चाहिए और तब जाके कोई बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। 20,000 से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई है और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की गई और फिर बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट।